हेलो 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 हेलो। तो आप सभी का आरएसी चैनल पे बहुत 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 खैर मकदम है, वेलकम है। मेरा नाम रज़ी अख्तर है और जैसा कि आप जानते हैं मैं एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ। पिछले 2 सालों से मैं राजस्थान कोटा में किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था। वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है और बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया है। फैक्ट इज़ दैट आज मैं बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ये पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसकी वजह ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5 सालों से, 6 सालों से, 7 सालों से भी नीट की तैयारी करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, लेकिन उनको सही ट्रैक नहीं मिलता और वो इस भवंडर में और इस ट्रैप में फंसे रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी और खुद भी। ठीक है, तो देखिए मैंने बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। कौन बच्चा कितना मार्क्स ला सकता है, कौन बच्चा नीट के गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, इसको मैं एकदम से मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालाइज कर दूंगा। और आप ध्यान से सुनना, ये सारे पेरेंट्स के लिए, खासकर जो पेरेंट्स बेवकूफ़ बनते हैं, चाहे वो बच्चे बेवकूफ़ बनाते हैं या बच्चों को कोई और बेवकूफ़ बनाता है, वो सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, चूंकि मेरा नाम क्या है, रज़ी अख्तर, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को जब कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कुछ जो जो हट के होता है थोड़ा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड RAC, रज़ी अख्तर कॉन्सेप्ट। उसी को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो हमने 5 RAC में बच्चों को कैटेगराइज किया है। कितने RAC में? 5 RAC में हमने बच्चों को कैटेगराइज किया है। उन बच्चों को जो स्पेशली नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली नीट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो RAC 1 है, RAC 1 में मैंने उन बच्चों को कैटेगराइज किया है, प्लेस किया है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में या कोचिंग सेंटर में या ट्यूशन सेंटर में एडमिशन लेते हैं और फिर वो रेगुलर नहीं होते, प्रॉपर उनका कोई नोट्स बना नहीं मिलेगा आपको। नहीं, कभी गए कभी नहीं गए, और कभी गए तो कहीं भी कुछ भी, एक ही रजिस्टर में फिजिक्स भी लिख लिया, एक ही में बायोलॉजी भी, एक ही में केमिस्ट्री भी, और देखते देखते पूरा साल खत्म हो जाता है। फिर वो नीट के लिए जाते हैं फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे हिसाब से जो उनके मार्क्स आएंगे वो 150 मैक्सिमम। ऐसे बच्चे जो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, क्लास रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं, कभी जाएंगे कभी नहीं आएंगे, पीछे बैठेंगे, मोबाइल पे गेम खेलेंगे या आपस में एक दूसरे बच्चों से बात करेंगे, उनकी जो मैक्सिमम मार्क्स की पॉसिबिलिटी है वो 150 है। 150 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर ज़्यादा आया तो वो तुक्के वुक्के से आ जाएगा, तो आ जाएगा। जो जेन्युइन मार्क्स होगा, जो खुद से वो सर्कल करके आएगा, और इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स अब मान के चलिए वो बायोलॉजी में होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बुरे सिचुएशंस होंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा RAC। और आप देख लो कि आपका बच्चा या कोई बच्चा अगर है तो वो किस कैटेगरी में। RAC 2 में मैंने उन बच्चों को इंक्लूड किया है क्योंकि ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये जो मैं देखता हूँ। RAC 2 में वो बच्चे आएंगे जो क्लास अटेंड करते हैं। अच्छी बात यह है, क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन उनका नोट्स प्रॉपर अभी भी नहीं होता। क्या नोट्स, किस रजिस्टर में बनाया, इनका कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता इनका, कि जब ये रिवाइज करें तो इनको मिल जाए कि मोल कॉन्सेप्ट का या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा लेक्चर हमारे रजिस्टर में कहाँ पे है। तो एक मिलेगा, दो नहीं मिलेगा, दो मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा। इस तरह से वो खिचड़ी बना के अपने नोट्स बनाते हैं। तो जब ये बच्चे पेपर देंगे तो इनके जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे मेरे रिकॉर्डिंग, वो होंगे 200 जी। ऐसे बच्चों के मार्क्स 200 आते हैं। अब तीसरी कैटेगरी RAC 3 में हमने उन बच्चों को प्लेस किया है जो क्लास आते हैं, बिल्कुल कोई एब्सेंट नहीं करेंगे, नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और नोट्स को स्टडी भी करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो जो NCERT के क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उन पे फोकस्ड होते हैं। तो ऐसे बच्चों के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ठीक आ जाते हैं, ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके मार्क्स
मैक्सिमम और मैक्सिमम 300 तक पहुंच सकता है। वैसा बच्चा जो प्रॉपर नोट्स बनाता है, क्लास अटेंड करता है, अपने नोट्स को रिवाइज करता है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी वो सॉल्व करते हैं, जो इंडेक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करते हैं। इनके मार्क्स आप देखेंगे बोर्ड में अच्छे आएंगे, लेकिन नीट में मैक्सिमम 300 मार्क्स आते हैं जी। तो RSE 4 में हमने चौथे बच्चों को कैटेगराइज किया है। यहां से देखेंगे आप, बच्चे क्लास आते हैं, नोट्स बनाएंगे, नोट्स को स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर अपने नोट्स और एनसीईआरटी को मिला के एक समरी बनाते हैं, शॉर्ट नोट बनाते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, फिर वो MCQ प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, PYQ भी प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट में वो रेगुलर नहीं होते जी। फोर्थ कैटेगरी के बच्चे टेस्ट भी देते हैं, लेकिन वो टेस्ट में रेगुलर नहीं होते। कभी दे दिया, कभी थोड़े मार्क्स कम आए तो डर गए, कभी नहीं दिया, मतलब उसको सीरियस नहीं लेते जी। फोर्थ RSE 4 के बच्चे टेस्ट को, जो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऑर्गेनाइज होता है जिसी ऑर्गेनाइज के ज़रिए, उसको वो प्रॉपर दिल से या सीरियस नहीं लेते। ऐसे बच्चे चाहे कितना भी पढ़ाकू होते हैं जी, बहुत बहुत पढ़ते हैं, 14 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, नॉलेज भी होता है उनके पास, लेकिन उनके मार्क्स मैक्सिमम और मैक्सिमम 550 तक आ सकता है, जो आज के दौर में कोई माने नहीं रखता। 550 मार्क्स नीट के लिए तो नहीं है। हाँ, भले ये बच्चा किसी और फील्ड में जब जाता है तो वहाँ बहुत अच्छा करेगा। जो लास्ट RSE 5 है, नहीं, जिसको क्रीम बोला जाता है, जो सिलेक्शन देते हैं, जो कंपटीशन होता है जिन बच्चों में, वो है RSE 5। RSE 5 में आप खुद बताइए क्या क्या करेंगे बच्चे। सबसे पहले वो क्लास आएगा, रेगुलर रहेगा क्लास, टीचर्स को बहुत अच्छे से सुनता है, बहुत ध्यान से सुनेगा, ज़रूरत पड़ने पे वो अपना डाउट्स लेता है, वो चाहे वो क्लास में, रनिंग क्लास में हो या क्लास के बाहर हो। वो चूँकि कंसंट्रेशन के साथ टीचर की अगर बात सुनेगा तो कुछ ना कुछ उनके मन में आता है कि ये हमें पूछना चाहिए और ये नहीं पूछना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेक्ट करते हैं टीचरों के साथ, डाउट्स लेते हैं क्लास के बाहर भी और क्लास के अंदर। फिर वो NCERT को कुछ ऐसे पढ़ेंगे जैसे वो रिसर्च कर रहा हो, लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद वो सोचेंगे इस पे क्वेश्चंस क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है जी। उसको बहुत बारीकी से स्लो मोशन में पहले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितने बच्चे तो 5 बार NCERT को पढ़ जाते हैं, और फिर उस चैप्टर्स के जो नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स, उनको और इनको मिला के ये अपना एक समरी तैयार करता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट। क्या कहते हैं? शॉर्ट नोट। ये पूंजी है, खजाना है, खजाना नीट के बच्चों के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए। और अब वो उस शॉर्ट नोट को ऑलमोस्ट डेली, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे मान लो 40 पेजेस का नोट्स है उसके पास, उसको ये 2 पेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि 40 पेज के इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भूलने वाली होती हैं या जिसमें बहुत दम होता है, वो कुछ ही चीज़ें होती हैं। तो वो मुझे लगता है कि अगर 40 पेजेस हैं तो 2 पेजेस में वो समराइज हो जाएगा, ठीक है ना। और जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, NCERT में भी समराइज किया गया है। NCERT के मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनको भी याद दिला दूं, अगर आपको स्ट्राइक नहीं किया हो कभी, तो जो NCERT में समरी है लास्ट में, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी में हो, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, अगर आप एनालिसिस करोगे तो देखोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलते हैं, क्योंकि वो भी एक खजाना है। आप अपना शॉर्ट नोट और जो समरी है इसका NCERT का, उसको मिला के बनाइए। और ये जनरली बनाते हैं मोस्टली बच्चे, जो हमारे बच्चे जो टॉप वॉप करते हैं तो वो तो ये करते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं ये, इनको फिर MCQ बनाने की लत लगती है, बहुत ज़बरदस्त MCQ बनाएंगे, PYQ बनाएंगे, नहीं, डिमांडिंग होते हैं कि और हमें क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट के लिए ये भूखे होते हैं, नहीं, अगर टेस्ट किसी वीक अगर ना हो तो ये हंगामा बर्पा कर देते हैं कि नहीं टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो टेस्ट को ये बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं,
कुछ बच्चे तो क्लास से ज़्यादा टेस्ट को सीरियस लेते हैं, और ये एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है नीट एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट देने के बाद वो फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस करता है, या करती है जो भी बच्चे हैं बच्ची हैं, और अपने मिस्टेक्स की वो डायरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायरी बनाते हैं। तो उनको पता चलता है कि जितने भी हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें 5 से 6, 7, 8 मिस्टेक्स हमसे हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहे हैं। कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट नहीं पढ़ पा रहे, या कभी होता है कि 4 ऑप्शंस में पहला और तीसरा 2 ऑप्शन सही है और चौथा लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव, तो वो क्या करते हैं, पहला ऑप्शन सही देखा बाकी नहीं पढ़ा, उसको टिक करके आते हैं। तो ये सब मिस्टेक्स को वो अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं, और धीरे 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 वो उसको ओवरकम कर लेते हैं। और टेस्ट की शिद्दत का ये होता है कि वो लास्ट आते आते, वो हमारे तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम थक जाते हैं टेस्ट देते देते उनको कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, नहीं, लेकिन वो नहीं थकते। कितने तो ऐसे हैं जो लास्ट मंथ में एक दिन में 2-2 टेस्ट देते हैं, मतलब 6 घंटे जी, नहीं, और फिर डाउट्स पे डाउट्स, डाउट्स पे डाउट्स पूछेंगे। वो जो बच्चा इस कैटेगरी में आता है उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए जी, वो तैयार होते हैं रेस के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, बाइक रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है, नहीं, तो ऐसा तो नहीं कोई अनारी जाएगा कार रेसिंग करने के लिए और बाइक रेसिंग के लिए, बिल्कुल नहीं ना। वो तो सारे एक्सपर्ट होते हैं, अपने अपने इलाके की, अपने अपने जगह के एक्सपर्ट बाइक रेसिंग में आते हैं, लेकिन वहां भी कंपटीशन होता है। उसी तरह से RSC 5 के बच्चे होते हैं, नहीं, और ये रैंकर बच्चे कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ब्रेनिस हो, इसमें ऑनेस्ट बच्चे होने चाहिए, मेहनती बच्चे होने चाहिए, ये सारे काम को कर सके, क्योंकि ये सारा काम करना आसान नहीं है। क्लास भी अटेंड करो, नोट्स भी बनाओ, एनसीईआरटी भी पढ़ो 5 बार, और एनसीईआरटी और अपने नोट्स को मिला के फिर एनसीईआरटी के समरी को मिला के एक शॉर्ट नोट बनाओ, और शॉर्ट नोट को रिवाइज करो, MCQ प्रैक्टिस करो, PYQ प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, टेस्ट पे टेस्ट दो, टेस्ट पे टेस्ट दो। ये सबके बस का नहीं होता, लेकिन जो कर गया वही डॉक्टर बनता है, ठीक है। तो जो बच्चा मेरी बात मानेगा, या जो पेरेंट्स इस बात पे नज़र रखेंगे कि हमें अपने बच्चे से ये करवाना है, अगर उसने ये करवा लिया तो उनका सिलेक्शन, मेरी गारंटी है जी, मेरी गारंटी, 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों से आप लोग को फ़ायदा हो, अगर फ़ायदा पहुँचता है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानूंगा, नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी 2025 के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो RSC 5 पे ध्यान दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और कुछ दिन तो आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप उसमें एंटर कर जाओगे ना, तो वो फिर आप उसको एंजॉय करोगे। फिर आपको वेब सीरीज़ में मज़ा नहीं आएगा, शॉर्ट देखने में मज़ा नहीं आएगा जी, यूट्यूब पे फिर आप उतने इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप अपने काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ना ही कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, ना ही फ्रस्ट्रेट कौन होते हैं, RSC 3 वाले, RSC 2 वाले, RSC 1 वाले तो ओवर एक्टिंग करते हैं, नहीं, ये सब नौटंकीबाज होते हैं, ठीक है, बेईमान टाइप के बच्चे जिसको बोलते हैं। RSC 1 वाले तो बिल्कुल ही बेईमान होते हैं, बेईमानी करते हैं, वो बच्चों पेरेंट्स के पैसे को खाली वो खर्च कराते हैं। तो मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई आप सीरियस होइए, अगर आप पढ़ना है तो सीरियस होकर पढ़िए, RSC 5 बन के दिखाइए, नहीं तो बेकार है, क्यों, पेरेंट्स बहुत मेहनत से पैसे अर्न करते हैं, और उसके साथ ही साथ के जो उम्मीदें लगाते हैं ना बच्चों के साथ कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, नहीं, और फिर आप मेहनत नहीं करते, फिर आप बेईमानी करते हैं, तो ये थोड़ा उनको हर्ट होता है। आई होप आप लोग को मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो मैं विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा आप लोगों को, और आप RSC 5 बन के दिखाएं। अल्लाह हाफिज़।